थोड़ा सा समझ लो थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम का पैटर्न आपका आज से क्लास के अकॉर्डिंग कैसा होगा। ये जो एग्जामिनेशन है ये आपका मेंस एग्जाम है। मेंस का मतलब ये है सिलेक्शन एग्जाम है। इससे पहले जो एग्जाम था वो सिलेक्शन एग्जाम नहीं था, स्क्रीनिंग एग्जाम था। स्क्रीनिंग एग्जाम मतलब मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं उन बच्चों को बाहर करना जो प्रक्रिया के प्रति गंभीर नहीं है। तो एक एलिजिबिलिटी रख दी कि भाई इतना परसेंटेज आपको आना चाहिए, और जो बच्चे इतना परसेंटेज लेके आ जाएंगे, अब वो अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग है, लेकिन मान के चलो जिसके 60% है वो सेफ है। क्लियर है? तो प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया है, अभी उसके आंसर की आ जाएगी, उसके पेपर भी बाहर आ जाएंगे, उसकी मेरिट भी आ जाएगी, जो पास होंगे उनका रिजल्ट भी आ जाएगा, और थर्ड ग्रेड की डेट भी आ जाएगी, तो ये अभी बहुत ज़्यादा चांस है चीज़ों को आगे डेवलप होने का। जैसे क्या क्या चीज़ें आने वाली है, सबसे पहले पेपर आएंगे, क्योंकि अभी तक लोगों के हाथ में पेपर नहीं है। पेपर के साथ आंसर की आ सकती है। दो चीज़ें आने के बाद में तीसरी चीज़ क्या डेवलप होगी, आपके आंसर की के बाद आपसे स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है, और उसके बाद में एग्ज़ाम डेट और साथ ही साथ आपका रिजल्ट। यह आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर ये प्रक्रियाएं पूरी हो सकती है। अब जैसा इस साल का एग्ज़ाम कैलेंडर है, तो ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम कैलेंडर बहुत टाइट है, और उसमें रीट का मेंस कब करवाया जाए, थर्ड ग्रेड मेंस एग्ज़ाम कब करवाया जाए, ये बहुत डाउट है। तो इसका मतलब बच्चे के पास अच्छा खासा टाइम है, और अच्छा खासा टाइम है मतलब उसके पास पूरा ये साल है। अब हो सकता है कि आप अपनी तैयारी को ये सोच के करो कि हो सकता है अगस्त में एग्ज़ाम हो जाए। आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, एग्ज़ाम कब हो जाए, अगस्त में। तो मैं आपको थोड़ी रूपरेखा बता देता हूँ। हमने जो सिनेरियो शुरू किया था, शिक्षक एकेडमी नाम का जो मंच है हमारा, अभी 1 साल का भी पूरा नहीं हुआ है, 1 साल का भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन हमने बच्चों को इससे पहले जो मेंस ओरिएंटेड अप्रोच वाले बच्चे थे उनको राजस्थान जीके लगभग पूरा पढ़ा दिया। लेकिन अब जो चीज़ें आने वाली है वो पूरी मेंस ओरिएंटेड अप्रोच में, और यदि किसी बच्चे को लगता है कि मुझे मेंस के अप्रोच में कोई कोताही नहीं बरतनी है, 1% भी अपने आप को लूजर नहीं बनाना है, और राजस्थान के बेस्ट विशेषज्ञों के माध्यम से सबसे बढ़िया तैयारी करनी है, तो उसका तरीका क्या है। तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि ये आपका रियल एग्ज़ाम है। इससे पहले जो आपका एग्ज़ाम था वो सिर्फ आप ये कह सकते हो कि आपकी ये पहचान करना कि आप वास्तव में मास्टर बनने योग्य है या नहीं है। तो आपको एक प्रक्रिया में डाला गया, कायदे से नहीं डालते तो भी ठीक था। जैसे सेकंड ग्रेड का एग्जाम सीधा हो रहा है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम सीधा हो रहा है, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम सीधा हो रहा है, तो रीट के 2 एग्जाम करवाने का मुझे कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं लगता। लेकिन नो डाउट रीट में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे होते हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान में जिस वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड फॉर्म में वैकेंसी है, वो आपकी वैकेंसी है जिसको हम थर्ड ग्रेड एग्जाम कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं, और इसमें बच्चों की अपीयरेंस के साथ। अब जैसे एक और अच्छी बात आ सकती है आपके सामने, गवर्नमेंट और खाली पद मंगवा सकती है। रीट में आपको एक बार एलिजिबिलिटी दे देगी कि आपका ये 3 साल का सर्टिफिकेशन है, इस सर्टिफिकेशन के साथ 3 या 5 साल जो भी है, आपको आगे से एलिजिबिलिटी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो तब मज़ेदार हो जब हर साल आपका थर्ड ग्रेड आए। लेकिन अब देखो गवर्नमेंट थर्ड ग्रेड में कितनी सीटें लाती है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि सीटों की संख्या बढ़ सकती है। ये सीटें कम से कम 15, 20, 25 हज़ार तक जा सकती है, और उससे ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत सारे पद वैक्यूम है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो अभी मेंस को गंभीरता से लेगा वो इस एग्जाम में अपने आप को फिक्स कर देगा। अब उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। ये आपका एग्जाम 5 भागों में बांटा गया है, ए, बी, सी, डी और ई। कितने भागों में? 5। पहले भाग का नाम है प्योर राजस्थान जीके कोर पार्ट। क्या लिखा मैंने? प्योर राजस्थान जीके कोर पार्ट। इसमें सबसे बड़ा पोर्शन है ज्योग्राफी, और दूसरा पोर्शन है हिस्ट्री एंड कल्चर। इसका मतलब इसमें 2 इंपॉर्टेंट कोर पिलर है, एक तो ज्योग्राफी और दूसरा क्या है? हिस्ट्री एंड कल्चर। ज्योग्राफी का वेटेज इसलिए ज़्यादा दिखता है क्योंकि पहला पूरा पेज लगभग ज्योग्राफी से भरा है, और लेवल 1 वाले बच्चों को ये कहा गया भाई आपके इसमें से कितने सवाल आएंगे? 100।
मतलब 100 नंबर का पेपर होगा आउट ऑफ 300। इसका मतलब 1/3 वेटेज। क्या बोला मैंने? 1/3, यानी 300 में से 100 नंबर आपका सिर्फ ये पार्ट है। अब ये जो बच्चा एग्जामिनेशन के अप्रोच को समझे तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेम यदि हम लेवल 2 की बात करें तो उसमें भी ये पेपर पूरा 100 नंबर का ही है। 100 का ही है या 80 का है? 80 का है, तो थोड़ा सा कम कर दो। लेकिन 80 नंबर भी कम नहीं होते, इसको भी हम लगभग 1/3 अप्रोच कह सकते हैं। तो इसमें आपकी पूरी ज्योग्राफी आ गई राजस्थान की, और राजस्थान का हिस्ट्री एंड कल्चर। तो हमारा उद्देश्य है, ज्योग्राफी में सहीराम विश्नोई सर ने क्लास शुरू कर ली है, हिस्ट्री कल्चर में हमारे पास में बहुत ही जाने माने विशेषज्ञ है पूरे राजस्थान के। तो एक अच्छी टीम आपके सामने कोर पार्ट को लेके उतरेगी, और साथ ही साथ इनकी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे, ताकि इस पोर्शन में कहीं भी कोई क्वेश्चन की गुंजाइश न बचे। हर बच्चा उदयपुर में जानता है कि सबसे सीनियर विशेषज्ञों की टीम जो है उस एकेडमी में है, जिनके पास पढ़ाते हुए काफ़ी सालों का अनुभव है। ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट लेवल के टीचर पढ़ा रहे हैं। तो मोटे तौर पे आप ये मान के चलो कि यहाँ जो टीचर आपको पढ़ाएंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में पढ़ाएंगे, ताकि ये पोर्शन आपका क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचे। मतलब हम आपके बोर्ड के एग्जाम से, मतलब जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपका पेपर लेगा, उससे भी हायर अप्रोच में रहे। 3rd ग्रेड कौन लेगा? अधीनस्थ बोर्ड। हाँ, तो अधीनस्थ बोर्ड की अप्रोच से भी हमारा जो अप्रोच है वो क्या हो, ज्यादा अच्छा हो। मतलब पॉसिबल है कि राजस्थान भूगोल, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ सकते हैं। ये नोट्स अच्छे से बनाओ बच्चों। मैं ये कहूँगा 3rd ग्रेड का कंपटीशन रीट की तुलना में बहुत ज़्यादा टफ होगा, और 3rd ग्रेड में पास होने वाले बच्चों की संख्या कम नहीं होगी। जैसे अभी सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, 11-12 लाख बच्चे बैठे थे और 8-9 लाख पास हो गए। तो इसका मतलब है कि एग्ज़ाम करवाने का कोई औचित्य था ही नहीं। सेम मुझे ऐसा लगता है, जिस लेवल के पेपर आपके आए हैं, और जो लोगों ने रीट प्रीलिम्स को लेकर तैयारी की, ऑलरेडी पहले से भी प्रिपेयर है लोग, और इस बार और जिस तरह के लेवल के पेपर है, और ज़्यादा बच्चे अपीयर हो जाएंगे। पिछले वालों और अभी वालों को मिला दें तो अपीयरेंस देने वालों की संख्या इस बार फिर लाखों में होगी। यानी कम से कम 5-10 लाख लोगों की कैटेगरी होगी आपके एग्जाम के कंपटीशन के फॉर्म में। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो पोर्शन है आपका प्योर राजस्थान जी के कोर पार्ट, इसको आपको सबसे मजबूत करना है। तो अभी हमने कहा लेवल 1 कितने मार्क्स, और लेवल 2 80 मार्क्स। ये मार्क्स बता रहा हूं आउट ऑफ 300। पूरा पेपर कितने नंबर का है? 300। क्लियर है? अब इसके बाद पार्ट बी है। पार्ट ए में हम लोगों का कोई रोल नहीं है, मतलब मेरा कोई रोल नहीं है। पार्ट बी में जो टीचर आपके सामने होंगे, उसमें आपके सामने 3 टीचर होंगे। एक राजस्थान जीके का जो एक जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, जैसे प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, उसमें कुछ ज्योग्राफी का पार्ट भी है, कुछ इकोनॉमी का पार्ट है, कुछ पॉलिटी का पार्ट है, कुछ करंट अफेयर का पार्ट है। इसका मतलब इसमें राजस्थान जीके है। लेकिन राजस्थान जीके के साथ साथ आपका एजुकेशन ओरिएंटेड पार्ट भी है। तो इसका मतलब पार्ट बी को हम फिर 2 भागों में बांटेंगे। एक तो राजस्थान जीके अवेयरनेस, और एक आपका एजुकेशन ओरिएंटेड पार्ट। अब ये जो एजुकेशन ओरिएंटेड पार्ट है, ये आपको रियाज सर पढ़ाएंगे पूरा। क्लियर है? लेकिन इसमें एक जगह मेरा रोल होगा, वो होगा योजनाएं। क्या होगा? योजनाएं। जितनी भी राजस्थान की एजुकेशन रिलेटेड योजनाएं, जैसे अभी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप जानते होंगे 1995 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने स्कूलों में एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था मिड डे मील। अभी उसका नाम भी बदल गया है। कई तरह की स्कीम है। आप पीएम श्री स्कूल योजना जो हम राजस्थान में भी चला रहे हैं, अभी मॉडल स्कूल जो चल रहे हैं उनका क्या है आगे अप्रोच है, इंग्लिश मीडियम स्कूल कैसे बन रहे हैं। तो योजनाओं के नाम से यदि हम सिर्फ राजस्थान और भारत की एजुकेशन रिलेटेड योजनाएं देखें तो ऐसी योजनाओं की संख्या 70 से ऊपर है। कितनी है? 70 से ऊपर। एक एक योजना, एक एक कार्यक्रम यदि हम केंद्र और राज्य का पढ़ लें, क्योंकि केंद्र के कार्यक्रम ही राज्य में लागू हो रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्लियर है, और उसके अलावा राजस्थान की जितनी भी स्कीम्स है जो एजुकेशन रिलेटेड है वो इसमें आपके इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या चीजें यदि मोटे तौर पे सिलेबस में देखें तो एक तो इसमें इकोनॉमी का पार्ट है। अब वो इकोनॉमी का पार्ट है फ्लैगशिप योजनाएं। कौन सी योजनाएं? गवर्नमेंट के झंडे तले जो योजनाएं होती है जिनका उद्देश्य कमजोर वर्गों का उत्थान करना।
उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैगशिप योजनाएं। और एक इसमें ऐसा ही एक शब्द है, जन कल्याणकारी योजनाएं। जन कल्याणकारी योजनाएं, समझ आ रही बात। ये पोर्शन, इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसा पोर्शन है जो ज्योग्राफी ओरिएंटेड है, थोड़ा सा ज्योग्राफी रिलेटेड। तो उसमें सही राम सर आपको जैसे राजस्थान के उद्योग, ठीक है, थोड़ा कल्चर का पार्ट भी, राजस्थान के धार्मिक स्थल, ये सब स्कोर पार्ट के साथ ही कवर हो जाएगा। क्लियर है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। इसमें एक पोर्शन आपका राजस्थान की पॉलिटी का भी है। अब सवाल कितने आएंगे पॉलिटी के, क्योंकि पॉलिटी में सिर्फ इतना ही लिखा है, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो जो पॉलिटी एसएसटी वालों के लेवल की है वो यहां नहीं है। यहां पॉलिटी बहुत ही जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है। जनरल अवेयरनेस मतलब ऊपर ऊपर का, 10वीं तक का ज्ञान। इससे ऊपर के हायर अप्रोच में पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस बल्कि हो जाएगा और चीजें रिवाइज नहीं हो पाएगी। तो यहां तर्क कितना बनता है, रीट मेंस को ध्यान में रखें और पहले पोर्शन में पॉलिटी देखें। राजस्थान पॉलिटी बहुत ही एवरेज पार्ट है और 2 या 3 या 4 सवाल से ज्यादा सवाल आने की गुंजाइश नहीं है। फिर इसमें एक राजस्थान का करंट अफेयर, ये काफी महत्वपूर्ण तरीके से पूछा जाएगा। राजस्थान का क्या, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर देखोगे तो उसमें 3 चीजें लिखी हुई है। इसमें राजस्थान के स्पोर्ट्स के बारे में भी है, खिलाड़ी, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी कौन से हैं। तो इस तरह का कुछ पोर्शन बना के राजस्थान का एक अवेयरनेस पार्ट और रखा है और इसके साथ एक एजुकेशन लेवल का पोर्शन रखा है। तो ये जो पोर्शन आपका होगा, इस पोर्शन में आपके सामने 3 टीचर होंगे। कितने टीचर होंगे, 3। पॉलिटी के सेगमेंट में नागवेंद्र सर होंगे आपके सामने, मैं नहीं पढ़ूंगा। ज्योग्राफी के सेगमेंट में सही राम सर होंगे, क्लियर है। इकोनॉमी के सेगमेंट में मैं आपके सामने होऊंगा, करंट अफेयर के सेगमेंट में मैं होऊंगा। तो ये जो 2 सेगमेंट होंगे, इनके माध्यम से आपको ये चीजें डेवलप मिलेगी। अगला पोर्शन आपका एजुकेशन वाला है। तो एजुकेशन में आप जानते होंगे ये सब पोर्शन है आरटी, और सिलेबस बहुत बड़ा है। एजुकेशन रिलेटेड योजनाएं भी है, एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी, ये सब आपका सिलेबस है। क्लियर है। तो ये पोर्शन लगभग वैसा ही है जो आपने रीट प्रीलिम्स में भी थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन यहां थोड़ा सा स्पष्टीकरण थोड़ा ज्यादा होगा, योजनाएं ज्यादा है। क्लियर है। इसमें भी योजनाओं वाला पार्ट है और ये योजनाओं वाला पार्ट आपको मैं ही करूंगा इन योजनाओं के साथ में, एजुकेशन रिलेटेड सारी स्कीम। क्लियर है। और जब हम टोटल योजनाएं देखेंगे बच्चों, तो लगभग हमारे पास राजस्थान की 200 योजनाएं होगी। कितनी योजनाएं होगी, 200। अब सिलेबस में है, हमारे पास टाइम है, तो क्यों ना हम सारी योजनाओं को एक बार देख ही लें। क्लियर है। क्योंकि ये पोर्शन छोटा नहीं है, कंपैरेटिव बड़ा पोर्शन है। इसमें राजस्थान की पूरी स्कीम्स डेवलप हो जाती है। लिखा यही है, फ्लैगशिप योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं। तो कोई भी योजना आपसे पूछी जा सकती है। तो ये पोर्शन आपका जो बच्चों है, यदि हम दोनों लेवल के हिसाब से कंपेयर करें, लेवल 1 में 80 मार्क्स का और लेवल 2 में 50 मार्क्स का। सही है। अब आप देखो, यदि हम कहें कि ये 2 पोर्शन लेवल 1 वाला बच्चा, कौन सा, पार्ट ए और पार्ट बी, ये उसके सिलेबस का लगभग 60% से ज्यादा पोर्शन है, और लेवल 2 वाले का लगभग 45% या 40-45%। इसका मतलब एक बड़ा वेटेज पार्ट ए और पार्ट बी का है। अब पार्ट ए मतलब पूरा राजस्थान, पार्ट बी मतलब आधा राजस्थान और आधा आपका एजुकेशन रिलेटेड पार्ट। क्लियर है। यहां एजुकेशन का मतलब साइकोलॉजी नहीं है, यहां एजुकेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, एजुकेशन मैनेजमेंट। इसको हम एजुकेशन साइकोलॉजी ना कह के क्या कहेंगे, एजुकेशन मैनेजमेंट, जिसमें शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन रिलेटेड कानून, एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम, एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स, गवर्नमेंट ने जो भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में किया है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो चाहे भारत। हालांकि सिलेबस में राजस्थान लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें कुछ भारत की स्कीम को साथ में एड ऑन करना पड़ेगा। रीजन है कि जितनी भी भारत की स्कीम है वो राजस्थान में भी चल रही है, और दोनों जगह कॉमन सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो मोदी सरकार की सेम पॉलिसीज को अभी आर्थिक समीक्षा में राजस्थान सरकार ने दिया है, तो दोनों की स्कीम लगभग क्या है, सेम है। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़े तो पार्ट आपका कौन सा है, सी। क्लियर। अब इसको मोटे तौर पे पार्ट सी को बच्चों आप ये कह दो, जो बड़ा पोर्शन है आपके विद्यालय विषय का ज्ञान, जो आपको आगे जाके सब्जेक्ट पढ़ाना है। अब जैसे
यदि हम इसको लेवल 1 के हिसाब से देखें तो उस बच्चे को तो सब पढ़ाना है आगे जाके। तो उसके कोर्स में जितने भी ये हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, इस तरह के पोर्शन जिसमें उसका कोर पार्ट भी है और उसका मेथड पार्ट भी है, जिसमें उसका कोर पार्ट भी है और उसका मेथड पार्ट भी। तो इसमें क्या आएगा मोटे तौर पे, तो मैं इसमें बच्चों ये कहूँ, इसमें सब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा आप बता दो, साथ में सपोर्ट कर दो, लेवल 1 वालों की कितने नंबर का है? 90 नंबर का है, हाँ। और लेवल 2 वालों के 120 नंबर का, कम नहीं होता है, बहुत बड़ा एरिया है। कितने नंबर का है? 120। अब यदि कोई लेवल 1 वाला है तो उसके कोर्स में 5 विषय है, कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी। अब एसएसटी में बच्चों क्या लिखा? भारत का संविधान। एक लाइन में क्या लिख दिया? भारत का संविधान। मतलब ऐसे बनाना, मतलब टीचर नहीं बनाना चाह रहे हैं, ऐसे बनाना चाह रहे हैं कि दुनिया का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो। अब लिख दिया तो उसको समझदार व्यक्ति कैसे अप्रोच करेगा? पढ़ने वाला भी और पढ़ाने वाला भी, वो मायने रखता है कि संविधान पूछा है तो बेसिक जानकारी संविधान की आ जाए, जहां से कोई एक सवाल बनने की गुंजाइश हो सकती है। ऐसे टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, क्लियर है। लेकिन हम अप्रोच करेंगे कि ये पूरी मेंस ओरिएंटेड अप्रोच डेवलप हो जाए, तो इस तरीके से ये चीजें आपकी आएगी। और सब में यदि आप सब्जेक्ट देखोगे तो सब्जेक्ट का वेटेज 10 है और मेथड का वेटेज 8 है, 10 8 10 8 इस तरह से। तो इसका मतलब 90 में से 40 नंबर के तो मेथड से और 50 नंबर का विषय है। तो इसका मतलब ये देखा जाए, इसमें मेथड वाला पार्ट जो है, इसमें वापस से आपके सामने जो टीचर हमारे यहां पढ़ाएंगे, रियाज सर, तो ये आपके लिए थोड़ा सा सरप्लस हो जाएगा, क्योंकि पूरे राजस्थान में अच्छे टीचर्स में नाम आता है, विशेषज्ञ है, 50+ एज के है तो मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, पढ़ाते हुए 25-30 साल हो गए तो अनुभव बहुत ज़्यादा है। तो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में ये चीज़ें आपके सामने होगी। विद्यालय विषय जो होगा वो विषय आपको विशेषज्ञ पढ़ाएगा। जैसे हिंदी में भवानी सर है, बहुत सारे टीचर हमारे पास, इंग्लिश में पवन गोस्वामी सर है, संस्कृत में तिवारी सर है, और ये सारा जो पैनल है ये राजस्थान का अच्छा पैनल है, क्लियर है। जैसे एसएसटी वाला पैनल हमारी कमांड में है, साइंस वाला पैनल जो है नरेश सर की कमांड में है, तो ओवरऑल यदि मैथ्स है तो अंकित सर की कमांड में है। तो ये पूरा पोर्शन आपके इस वे में है ताकि अच्छे टीचर आपको गाइड करे। तो ये आप यहां से समझ गए, और ये मुझे लगता है कि ये भी एक क्रूशियल पार्ट है, यानी पार्ट ए, बी और सी। कौन सा? ए, बी, सी। अब यदि आप इसको लेवल 1 के हिसाब से देखो, 100 और 180, 180 और 90, 180 और 90 कितने हो गए? 270। सही है। तो 270 मतलब 300 में से 270 बचा क्या? कुछ भी नहीं भाई। बाकी वाले पोर्शन को मैं कह भी दूं तो ठीक है, नहीं कह दूं तो भी ठीक है। समझ आ रही बात? और कहना तो पड़ेगा। और यदि हम अब लेवल 2 के अप्रोच में आए तो निकालो, 80 और 50, 130 और 120, 250। एक 140 है श्योर? हाँ, देख लेना एक बार, प्लस 20 और कर दे, चलो कोई बात नहीं। तो 100 नंबर का, सॉरी 120 नंबर का सब्जेक्ट है और 20 नंबर की टीचिंग मेथड है। ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से, यही है? हाँ चलो, तो 140 नंबर, ये भी 270 बराबर आ गया। तो मतलब पार्ट ए, बी और सी ओवरऑल आपका कितना पोर्शन हो गया? 270। अब हम पार्ट डी में जाएंगे। ऐसा क्या है डी में? तो डी में है मनोविज्ञान। तो जितना भूत आपका मनोविज्ञान का प्रीलिम्स में था, मेंस में मनोविज्ञान बिल्कुल नहीं है। यदि मैं ये कहूं कि कोई मेंस ओरिएंटेड अप्रोच वाला बच्चा साइकोलॉजी को सेकेंडरी रख के काम करे ना, तो ज्यादा अच्छा है। यानी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे 3 विषय होने चाहिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी पे उसके एजुकेशन मैनेजमेंट और मेथड्स। थर्ड प्रायोरिटी पे उसका सब्जेक्ट, थर्ड प्रायोरिटी पे उसका सब्जेक्ट। फोर्थ प्रायोरिटी पे राजस्थान अवेयरनेस वाला पार्ट, फोर्थ प्रायोरिटी पे राजस्थान अवेयरनेस वाला पार्ट। समझ आ रही बात? मैं मतलब प्रायोरिटी समझा रहा हूं, इसको बोलते हैं रणनीति।
यदि कोई थर्ड ग्रेड के एग्जाम को समझना चाह रहा है, अप्रोच समझना चाह रहा है, देखो राजस्थान में हजारों की संख्या में ऐसे विद्यार्थी है जो हमारे पढ़े हुए गवर्नमेंट टीचर लगे हुए हैं। और गवर्नमेंट टीचर छोड़ो, बहुत सारे फील्ड में कई बच्चे हैं जो सारथी के माध्यम से कई जगह पहुंचे हैं। ये 11वां साल है मैं, तो मैं ये अच्छे से जानता हूं कि समझदार बच्चा जो होता है उसकी अप्रोच क्या होती है। तो समझदार बच्चे की अप्रोच होती है कि वो पहले दिन अपनी एक नीति बनाता है, अपनी योजना बनाता है। बिना नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। तो आपकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। और मैं जो अभी थोड़ी देर के लिए बातचीत कर रहा हूं, किसके ऊपर कर रहा हूं? प्लानिंग के ऊपर। कल मैं आपका योजनाओं वाला पार्ट शुरू कर दूंगा, समझ आ रही बात? तो एक्सेलेंट वे में, और हम लोग ज्यादा दिन भी नहीं लगाएंगे, कुछ ही दिनों में आपका योजनाओं का पोर्शन आपकी कमांड में आ जाएगा। और आप कहोगे तो सबसे पहले हम एजुकेशन फील्ड की योजनाओं से ही शुरू करेंगे। क्लियर है? तो ये जो पोर्शन जहां कहीं कुछ बाकी होगा, जैसे कुछ बच्चों को हमने ऑलरेडी पहले भी कहा था कि मेंस ओरिएंटेड अप्रोच में पढ़ाएंगे। जब मेंस की बारी आएगी तो कई बच्चे हैं जो अब खैर ऑनलाइन देख रहे हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन ठीक, लेकिन ऑफलाइन पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो ये पोर्शन आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अब ये मनोविज्ञान का पोर्शन कितने नंबर का है? थोड़ी मदद करो। 20 नंबर। क्या देखो, मैं रणनीतिकार हूं, आरएएस विशेषज्ञ आप कह सकते हो, आरएएस की भर्ती को लेके अप्रोच रणनीति कई बार कारगर बैठती है। अमूमन दक्षिणी राजस्थान में बच्चों की अप्रोच जो है उसको हमने पिछले 10-11 साल में सुधारने का काम किया है। कौन सी भर्ती को लेके? आरएएस। टीचर वाली भर्ती में मैं अपने आप को बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं मानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई चीज अनुभव के तौर पे हो तो हम उसको डेवलप कर सकते हैं। यदि कोई आके मुझे ऑफिस में पूछे कि सर थोड़ा मुझे तरीका बताओ कि मैं अब आने वाले टाइम के लिए क्या प्लानिंग करूं, तो ये मैं एक कॉमन प्लानिंग आपको समझा रहा हूं जो आपको कौन सी परीक्षा के लिए अप्रोच करना है? रीट मेंस। क्लियर है? अब देखो, ये जो 20 नंबर का पार्ट है कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, 10 सवाल आएंगे, लेकिन मायने रखता है। और ये इसलिए आपके लिए थोड़ा अप्रोचेबल होगा क्योंकि ये ऑलरेडी आपने पहले कहीं एस्टेब्लिश किया है। तो मुझे लगता है बच्चों के लिए इसकी अप्रोच करना कंपैरेटिव क्या होगा? सरल होगा। तो आपके जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश नोट्स है और प्लस यहां जो टीचर दोबारा आपको बताएंगे, बस उस समय क्लास प्रोग्राम को ही गंभीरता से ले लो, इसका काम हो जाएगा। मतलब इसके लिए आप अलग से बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, रोज साइकोलॉजी पे काम कर रहे हो, अब वो रोल नहीं है। हाँ, मेंस से पहले जो प्रीलिम्स का रोल था उसमें सीधा सीधा 150 में से 30 यानी 20% रोल किसका था? साइकोलॉजी का। लेकिन अब यहां पर हम बात करें तो साइकोलॉजी का रोल 20% है ही नहीं, यानी आपके 150 में से 10 सवाल आएंगे, और यूं देखा जाए तो 10 सवाल कम नहीं होते हैं। समझ में आ रही बात? कितने नंबर का रोल है? 20। और ये आपको क्लास प्रोग्राम के साथ ही पढ़ना है, उसी समय अप्रोच करना है। पता चला शुरू से ही साइकोलॉजी पे दुनिया भर का दिमाग लगा रहे हो, काम का नहीं। क्लियर है? और लास्ट में एक आईसीटी। अब ये भले ही लास्ट में है, लेकिन प्रोग्राम हम पहले डेवलप कर रहे हैं। तो हमारा माइंड ये है कि हम आपको अप्रैल फर्स्ट वीक में, कौन से वीक में, लगभग 6 दिनों का एक शेड्यूल देंगे। इस शेड्यूल का ड्यूरेशन आपका पूरे दिन का होगा लगभग 6 या 8 घंटे, और पूरे राजस्थान की सबसे अच्छी फैकल्टी जो कंप्यूटर में एक तरफा है, उनके पढ़ाए हुए अप्रोच से आपके पूरे के पूरे सवाल की एफिशिएंसी सही हो जाएगी। तो संजय सर है, जयपुर से पधारते हैं, और आज से नहीं पिछले कई सालों से जब से एकेडमी इस्टेब्लिश है, तो कंप्यूटर का रोल जहां भी आता है, ये आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ये कंप्यूटर का भाग है जो लगभग आप ये कहोगे बहुत सारे एग्जाम में आपको सपोर्ट करता है, लेकिन यहां आपका रोल पूरा अलग से रखा गया आईसीटी का। कितने नंबर का बचा? 10। कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। क्लियर है? तो ये पोर्शन भी चूंकि छोटा है, अब जैसे यूं देखा जाए तो कंपैरेटिव लेवल 1 में हम कहें ना, पॉलिटी से ज्यादा वेटेज किसका है? आईसीटी का। पॉलिटी से ज्यादा वेटेज किसका है? आईसीटी का। तो इस रूप में हम देखें तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस का अप्रोच है। तो मैंने कितने भागों में बांटा? 5, ए बी सी डी ई। अब आप बच्चों, मैंने ये थोड़ा आपको इसलिए बताया कि टीचर कैसे आपके अप्रोच में आएंगे। यहां पे सबसे पहले हम ज्योग्राफी तो शुरू कर ही रहे हैं, योजनाओं वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं, थोड़ा पॉलिटी का लेवल भी वापस से स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे टीचर के एफर्ट में। क्लियर है? 3 चीजें तो आई गई। रियाज सर के माध्यम से हम
आपका ये जो एजुकेशन वाला पार्ट है जिसमें आरटी ये शुरू कर रहे हैं, इसके बाद मेथड वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं, तो मेथड और ये जो पोर्शन है साइकोलॉजी को छोड़कर ये पहले आएगा, और आईसीटी का पार्ट। क्लियर है? तो आपका पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट ई समझ गए, और पार्ट सी में आपका कौन सा रोल? मेथड्स। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अभी चल रहा है फरवरी, मार्च, ठीक है, मार्च मतलब होली गई, होली तक की गंभीरता वैसे भी अभी बच्चों में कई बच्चे तो अभी क्या साइलेंट मोड में चले गए, तो उनको लग रहा है कि भाई अभी तो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, तो वो ऐसा लग रहा है उनको जैसे सेलिब्रेशन का टाइम अभी है, तो होली तक वो ऐसी गुफा में घुस चुके हैं कि उनको निकालना मुश्किल है। तो जो बच्चा गंभीर होगा वो वास्तव में कब होगा? कायदे से रिजल्ट आने के बाद। ये वो बच्चा होगा जिसकी रणनीति सबसे कमजोर होगी, क्योंकि खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी है। तो खरगोश क्या सोचता है कि चलो प्रीलिम्स हो गया, अब तो 2-3 महीने की रेस्ट जब तक रिजल्ट ना आए, जबकि उसको खुद कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा एग्जाम पास हो जाएगा, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी एग्जाम था, रियल एग्जाम तो अभी बाकी है, एक्चुअल रेस अब शुरू होगी, और सबसे ज्यादा कंपटीशन, क्योंकि पिछली बार की तरह 60,000 70,000 की वैकेंसी नहीं है, अभी तक के हिसाब से देखें तो जो पद हमारे सामने है वो सिर्फ 7,000 ही है, और इन 7,000 पदों पर यदि कोई ये सोच रहा है कि मैं सिर्फ मोबाइल पे पढ़ के अपने नॉलेज को दुनिया का सबसे बढ़िया कर दूंगा, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी बेवकूफी में है। उसको रियल अप्रोच में आना होगा, फिजिकल अप्रोच में आना होगा, जब तक वो चीजों को ढंग से नहीं करना चाह रहा है। यदि इस एग्जाम को आप मेंस के अकॉर्डिंग अब से शुरू नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता है तैयारी का सबसे सही समय क्या है? अभी। क्लियर है? क्योंकि आपको इस अप्रोच में आ जाना है। एक्चुअली क्या होता है, एक एग्जाम होने के बाद दूसरे एग्जाम के अप्रोच वास्तव में बच्चे को थोड़ा पेंडिंग कर देती है, 2-3 महीने का टाइम खराब कर देती है, और ये होगा उन बच्चों के साथ जो रिजल्ट का वेट करेंगे। वो पहले सोचेंगे रिजल्ट आ जाए, फिर एग्जाम की डेट आ जाए, और एग्जाम की डेट को लेके भी जितनी बातें चल रही है वो अलग एक तरफा है। यदि गवर्नमेंट ने ये सोच लिया कि हमें इस साल भी रीट कराना है और अगले साल भी कराना है और 7,000 पदों के साथ ही करवाना है, तो मोस्ट प्रोबेबल मुझे ऐसा लगता है अगस्त और नवंबर में कोई भी डेट डिक्लेयर करके आपको दी जा सकती है। बीच में कुछ डेट्स वैक्यूम है, समझ में आ रही बात? और वो वैक्यूम जो डेट्स है वो आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई? अभी 2 दिन में एग्जाम करवा दिया ना, मेंस में तो कंपैरेटिव और कम बच्चे हो जाएंगे, तो हो सकता है कि ये एक शेड्यूल आपको दे दे 1-2 दिन का। 3rd ग्रेड का पेपर तो कॉमन सा पेपर है, तो हो सकता है जैसे 2nd ग्रेड 1 दिन में करवाया जाए या 3rd ग्रेड 2 दिन में करवाया जाए, 2 दिन की डेट कभी भी निकाली जा सकती है। यानी गवर्नमेंट मामले में प्रेशराइज नहीं है कि इस साल एग्जाम ना करवाए। तो ये जो र्यूमर्स चल रहे हैं, गॉसिप चल रही है, ये सिर्फ गॉसिप है। एक्चुअलिटी मान लो यदि बोर्ड आपके सामने कह दे कि एग्जाम अगस्त में होगा, तो मार्च तो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और कंपटीशन में जो बच्चे गंभीर है उनकी संख्या कम नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से 15-20 हजार बच्चे तो गंभीर है ही है, और पोस्ट कितनी है? 7,000। तो इसका मतलब है एग्जाम की गंभीरता आज से शुरू। हमने तो 4 मार्च सोचा था और हमने 4 मार्च को शुरू कर दिया है। क्लियर है? अब जिन्होंने हमारे यहां पहले एडमिशन लिया था फाउंडेशन अप्रोच में, उनके लिए भी कार्यक्रम बढ़िया हो जाएगा। जो नए एडमिशन लेंगे उनके लिए भी कार्यक्रम बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हमने कोर पोर्शन में क्या रखा है? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट ई, ये हम पहले करवाएंगे। क्लियर है? तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि आपका मार्च, अप्रैल, मई जो शुरुआती बैचों में एडमिशन लेंगे बच्चे, उन बच्चों का और जो ऑलरेडी पहले के बच्चे हैं, इन 3 महीनों में आपका सिलेबस लगभग आप ये समझ लो 70% अप्रोच में आ जाएगा। कितनी अप्रोच में? 70%। तो जब कोई टेस्ट होते हैं तो बच्चा तब परिपक्व होता है जब उसकी तैयारी अच्छी होती है। तो ऐसे में टेस्ट सीरीज वगैरह आपके लिए क्या होगी? कारगर होगी। एग्जाम की डेट जैसे डिक्लेयर होगी, मेंस ओरिएंटेड आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। क्लियर है? तो उसमें हो सकता है अभी 1-2 महीने का टाइम लगे, तब तक ही आपके सामने बहुत बढ़िया अप्रोच है बच्चों। हो सकता है हम उससे पहले भी शुरू कर लें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पुराने बच्चे हैं, और पिछली बार ऑफलाइन में लगभग 1000 बच्चे यहां से पढ़ के निकले हैं। उन बच्चों के लिए भी हमारी गंभीरता है, तो हो सकता है टेस्ट सीरीज हम होली के बाद ही शुरू कर दें। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी मेन स्ट्रेटेजी होगी एग्जाम की तारीख, कितने टेस्ट हो पाते हैं, किस तरीके से हो पाते हैं, उन पे काम होगा। ये चीजें आपको नॉलेज में रखनी है।
समझ में आ रही बात? तो मैंने आपको लगभग टीम के बारे में बता दिया, लगभग क्लास के अप्रोच के बारे में बता दिया और आपके सिलेबस के बारे में बता दिया। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? आप कुछ पूछना चाह रहे हो अपनी तरफ से तो मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा एक और चीज का दे दूं। मेरिट इस बार थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग एक अनुमानित रूप में देखें कि मिनिमम स्कोर क्या होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है मिनिमम स्कोर आपका 80% से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? और जैसा प्रीलिम्स में पेपर आता है बच्चों, यकीन मानिए मेंस का पेपर उससे लेवल अच्छा दिया जाएगा। तो आजकल जैसे राजस्थान जीके के सवाल आ रहे हैं, आजकल जैसे करंट अफेयर के सवाल आ रहे हैं, आजकल जैसे कंप्यूटर के सवाल आ रहे हैं, आजकल जैसे विद्यालय विषय के ज्ञान के बारे में, साइकोलॉजी मेथड के बारे में सवाल आ रहे हैं। सवालों का स्टैंडर्ड मेंस में आपको थोड़ा सा सेकंड ग्रेड लेवल पे दिया जा सकता है। आपने सेकंड ग्रेड के पेपर देखे हो तो बच्चों की हवा टाइट थी, हालत खराब थी। तो मुझे ऐसा लगता है वो लेवल और थर्ड ग्रेड दोनों आपस में थोड़ा सा इक्वल लेवल ही माना जा सकता है। तो आपको यदि वास्तविक अप्रोच करनी है तो परीक्षा की गंभीरता सेकंड ग्रेड के पेपर के अकॉर्डिंग देखें, यदि आप थर्ड ग्रेड के हिसाब से। क्योंकि मैंने देखा था रीट में कई बच्चे बहुत अपरिपक्व थे और उन्हें बहुत लोअर स्टैंडर्ड पे अप्रोच चाहिए थी, वो ऊपर ऊपर की चीजों को पढ़ना चाह रहे थे। और हकीकत ये बता रहा हूं कि जितना ये इन्फ्लुएंस चल रहा है यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, इससे बच्चों की परिपक्वता कम हुई है और इससे बच्चों का लेवल कमजोर हुआ है। आजकल ऐसा लग रहा है कि बस पीपीटी पे आके कोई भी पढ़ा दे, ज्ञान पूरा तैयार हो गया, जबकि नॉलेज आपका एक्चुअल होना चाहिए, नॉलेज पे आपके एफर्ट होने चाहिए। ऐसे टीचर ही स्कूल में जाके जॉब सेटिस्फाई हो पाएंगे। यदि वो ढंग से तैयारी करके जाएंगे तो उन्हें आगे पढ़ाने में मजा आएगा। तो ये चीजें भी ध्यान रखना। तो मेरिट के लेकर, यदि मेरिट को लेकर एक अंदाजा लगाएं तो अप्रोच हमें ऐसी करनी कि हमारा मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए, 80%। और 80% का मतलब बच्चों कम नहीं होता। समझ आ रही बात? यदि अपने आप को स्कोर करना चाहते हो, अब थोड़ा पेपर अच्छा होगा तो हो सकता है ये 70%, 65% पे आ जाए। पेपर और बहुत ज्यादा इजी होगा तो ये 85, 90% तक चला जाए। डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। क्लियर है? मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं कि मुझे पहले से पता है पेपर कैसा है, ना मेरी कोई सरकार के साथ सेटिंग है, ठीक है, ना मैं उन बदमाशों में, चोरों में शामिल हूं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ओवरऑल जो मेरी अप्रोच है, मैं तो कहता हूं साइलेंटली अपने ऊपर ध्यान दो। हमेशा भगवत गीता भी कहती है, कर्म फलासक्ति से रहित होकर अनासक्त भाव से कर्म का संपादन करो। आप अपना टास्क करो, मेहनत करो, परिणाम आपके पक्ष में होगा। परिणाम की चिंता बिल्कुल मत करो, परिणाम जो भी होगा अच्छा ही होगा। परिणाम तब अच्छा होता है जब मेहनत उस अनुपात में होती है। यदि आपने अच्छे अनुपात में मेहनत की है, आपने बहुत अच्छा एफर्ट दिया है, बल दिया है, दूसरों पे दोषारोपण मत करो, वो सही नहीं था, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये दुनियादारी छोड़ दो, अपनी कमियों को, अपनी स्ट्रेंथ को समझो, पूरे दिन अपनी प्रक्रिया में रहो। अब आप यदि रोज 8 से 10 घंटे के मतलब स्वाध्याय में रहते हैं, जिसमें कोचिंग का टाइम भी इन्वॉल्व कर लो, यदि 5-6 घंटे की क्लास होती है, 5-6 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी होती है, तो कोई भी ताकत आपको इस पद को लेने से रोक नहीं सकती। पद की गरिमा के बारे में थोड़ा समझाऊं। अभी 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। प्रोबेशन कंप्लीट होते ही लगभग लाख, 1.25 लाख रुपए की तनख्वाह आपको मिलेगी। कोई भी प्राइवेट में आपको 10-20 हजार से ऊपर नहीं देगा। किसी के यहां चौकीदारी करने से, गांव में बेवजह बेरोजगारी की तरह बैठे हुए चौराहे पे ताश के पत्ते खेलने से ज्यादा अच्छा है थोड़ी मेहनत कर लो। महिलाओं के लिए चूल्हा चौका करने से ज्यादा अच्छा है थोड़ी स्ट्रेटेजी अच्छी रखो, मेहनत ज्यादा करो। खुद को यदि साल भर दे दिया 2025, तो आगे के साल आपके होंगे। ठीक है ना? अब कुछ पूछना चाह रहे हो? क्योंकि मुझे जो बात कहनी थी मैं अपनी क्लास में आके कह गया हूं, और कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका कौन सा पोर्शन, योजना है। अब चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे पब्लिक वेलफेयर हो, थोड़ा इकोनॉमी का परिचय देते हुए। क्लियर है? थोड़ा हम इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन लेते हुए योजनाओं के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन की ई से लेके लास्ट का जो एन शब्द आता है ना, रियाज सर तो समझाएंगे, मैं आपको इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू पे समझाऊंगा कि एजुकेशन क्यों जरूरी है, और मैं जो समझाऊंगा उसका तरीका अलग है। समझ आ रही बात? तो हमारा स्केड्यूल ऐसा होगा कि आपकी सुबह सबसे पहले ज्योग्राफी की क्लास होगी,
मेरी एक क्लास होगी, सही राम सर की क्लास होगी, रियाज सर की क्लास होगी और नागविंदर सर की क्लास होगी। क्लियर है? तो आपका क्लास का शेड्यूल 4 से 5 टीचर की मार्फत होगा। कम से कम 4 टीचर तो आपके सामने होंगे ही होंगे। टाइमिंग आज वाला नहीं, सुबह। अब तो गर्मी आ रही है, ठीक, क्योंकि हमारे पास में कुछ ऐसे टीचर भी है थोड़े व्यस्त रहते हैं, तो हम लोग 7:30 के आसपास सोच रहे हैं। कितने बजे? 7:30, यही है? एक बार पूछ लेना टाइम। अभी टाइम आपको मिल जाएगा, लॉट लास्ट क्लास के लॉट में आपको टाइम के बारे में बता देंगे। ठीक है? और कुछ पूछना चाह रहे हो? कभी होता है ना, मेरे पास ऑफिस में लोग आते हैं, सर मुझे आपसे मिलना है, कि जो परीक्षा को लेके, रणनीति को लेके, युद्ध को लेके तैयार होना चाह रहा है ना, उसकी गंभीरता हाई लेवल पे होती है, उसकी एफिशिएंसी और उसका टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत शानदार होता है। तो यदि आपको कुछ पूछना है तो मैं आंसर देने में सक्षम हूं। हाँ, इसलिए रखा क्योंकि उसको आपने जीवन में जिया है। भाई मैंने क्यों थर्ड प्रायोरिटी पे रखा? क्योंकि सब्जेक्ट आदमी ने पढ़ा ही है। अब आप में से कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है या जिसका लेवल 1 है और जिसने जिंदगी में अभी तक सिर्फ लेवल 1 के हिसाब से तैयारी की है और मेंस की तैयारी नहीं की है, तो उसके लिए जो पार्ट ए और बी है ना, वो बिल्कुल नया है। समझ गए आप? मतलब जैसे आज मैं ये कहूं कि मेरा मूल विषय स्कूल में, कॉलेज में जो भी रहा, वो मेरे ब्लड में चलता है, सर्कुलेशन की तरह। नींद में उठा के कोई पूछ लेना विषय के बारे में, तो विषय को मैंने पढ़ा है। कब पढ़ा है? तो आप कहोगे स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है। विषय आपका फेवरेट था तभी लिया आपने, जब मजबूरी में लिया थोड़ी है। अब उस विषय को आपने कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो आपके प्रीलिम्स में थी, और वो क्या थी? विषय। अब जैसे एसएसटी का बच्चा एसएसटी पढ़ा है, वही एसएसटी वापस है। लेवल 1 का बच्चा जो साइंस मैथ्स पढ़ा है, वो चीजें वापस है। हिंदी इंग्लिश लगभग सेम है। आपका लेवल क्या है? लेवल 2 है। सब्जेक्ट क्या है? साइंस। अब बस ये है कि थोड़ा एक्सप्लोर हो जाएगा, बाकी क्या है? आपने अभी प्रीलिम्स दिया, क्या पढ़ा था उसके लिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब क्या आएगी? जियोलॉजी। अभी मेंस में क्या आएगी? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। परिचित हो कि नहीं हो? इसलिए मैंने कौन सी प्रायोरिटी पे रखा है? थर्ड प्रायोरिटी। अब यदि मैं ये कहूंगा मैं सबसे पहले सब्जेक्ट शुरू करूंगा, आप कहोगे सर अभी तो पढ़े हैं। सब्जेक्ट आपने कब पढ़े? अभी पढ़े, रिसेंटली पढ़े, और फिर दोबारा पढ़ो, इसका मतलब बोगस। थोड़ा टाइम बीत जाए फिर वापस विषय आए तो विषय में मजा ज्यादा आएगा। उदाहरण के तौर पे, जिस बच्चे ने अभी एग्जाम की प्रिपरेशन, जैसे लेवल 1 में, लेवल 2 में, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसको आपने पहले प्रायोरिटी पे रखा ही होगा। और थोड़ा बहुत विषय के बारे में बच्चा, देखो मैं तो ये कहता हूं, मास्टर जो होता है उसका सबसे बड़ा यूएसपी क्या होता है? मास्टर एक स्पेशलाइजेशन पोस्ट है। अब जैसे मेरा मूल सब्जेक्ट जो है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मैं डॉक्टरेट हूं। तो मैं यदि ये कहूं कि लोक प्रशासन क्या है, तो मैं कहूं मेरे खून में चलता है। कहीं कोई लोक प्रशासन विषय के बारे में कुछ भी पूछ ले, मैं रिसर्च और एनालिसिस मोड पे आ सकता हूं, अच्छे विशेषज्ञों के साथ बैठ के उन चीजों को परख सकता हूं। तो विषय हमारे खून में होता है, और नहीं है तो हम अच्छे विशेषज्ञ नहीं बनेंगे, और स्कूल में जाएंगे बच्चों के कर्म फोड़ देंगे। भाई आपको स्कूलों में ये कुछ नहीं पढ़ाना, आपको पढ़ाना क्या है? विषय पढ़ाना। और विषय आपने जिया है तभी लिया है। भाई विषय को आपने जिया है तभी लिया है, विषय ही तो आपका कोर है, और उसको आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो मैंने थर्ड प्रायोरिटी पे रखा। मेरी रणनीति बहुत स्ट्रांग होती है। मैं ये नहीं जानता अंक कितने थे, वो मैं आपसे पूछ रहा था। मुझे सिलेबस पता है, अंक वेटेज मेरे को पहले कई बार पता था, अभी इन दिनों मैंने देखा नहीं, तो आपसे मैंने सपोर्ट ले लिया। और कोई सवाल पूछना चाह रहे हो? ये शानदार सेशन होता है बच्चों, जो पूछना है आज पूछ लो, कल से तो योजनाएं चलेगी। और योजनाएं बस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहले हम थोड़ा परिचय लेंगे, फिर योजनाएं शुरू कर देंगे। पहले कौन सी शुरू करें? एजुकेशन शुरू कर लें, एजुकेशन ही। हाँ।
और कुछ सवाल तो हो आपके? जब सवाल होते हैं ना तो चर्चा अच्छी होती है। होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इधर इंडिया का कैप्टन रोहित शर्मा बैठा है, उधर ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन स्टीव स्मिथ बैठा है, और जनता सवाल पूछ रही है। तो आपका कैप्टन मैं हूं, आपको कोई भी सवाल पूछना है पूछिए। कोचिंग के बारे में पूछना चाह रहे हो, कोई भी कोचिंग 100% नहीं होती, 100% विद्यार्थी होता है। कोचिंग में सबसे बढ़िया चीज होती है विशेषज्ञ। अच्छे टीचर खड़े होते हैं तो हौसला 100 गुना हो जाता है। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। टीचर का, कोचिंग का कंट्रीब्यूशन आपके सिलेक्शन में मात्र 5% है, आपका रोल 95% है। यदि कोचिंग में इतने गट्स हो तो सबका सिलेक्शन हो जाए। पूरे उदयपुर में उठा के देख लेना, हमारे यहाँ पे बच्चे जो पढ़ते हैं, भले ही हो सकता है 100 में से 90% ही वो चीज पढ़ के गए, 10% छोड़ के गए हो, तो भी उनका सिलेक्शन होता है। बाकी जगह के सिलेक्शन रेशियो देख लेना, क्योंकि सिलेक्शन के मामले में सबसे बड़ी बात है, अनुभवी लोग आपको जब पढ़ाएंगे तो कलेजा मजबूत हो जाता है, और एग्जाम के लिए कलेजा चाहिए। नहीं तो क्या होता है, एग्जाम वाले दिन लोगों को दस्तें लग जाती है। मजाक नहीं कर रहा हूं, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली ताकत जो है बहुत जरूरी है। सवाल है तो पूछो, होना चाहिए स्टूडेंट के पास, सवाल होने चाहिए। जैसे इस बच्चे ने सवाल पूछा, मेरे पास आंसर है। देखो, इंसान स्पाइडरमैन नहीं है। मतलब आप ये सोच लो कि आप एक दिन में 500 सब्जेक्ट को टाइम दो। अब होता क्या, देखो बच्चों, आपके अंदर पढ़ाई का एक तरीका होता है। कोई भी चीज हम पढ़ते हैं ना, हमेशा बच्चों एक ध्यान रखो, पढ़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? मन लगना। माँ बाप भी घर से निकलते हैं तो क्या बोलते हैं? बेटा मन लगा के पढ़ना। और मन लगा के पढ़ने को हम बोलते हैं रुचि, इंटरेस्ट। अब आप यदि मान लो किसी एक चीज में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है और आप उसको पढ़ रहे हो, तो अब आप उसको छोड़ दोगे कि भाई इंटरेस्ट तू जा साइड में, अब मैं दूसरी चीज पढ़ूंगा। दूसरी में थोड़ा इंटरेस्ट आया, उसको साइड में। ये सब बकवास मेथड है। मैं तो कह रहा हूं, जब घर पे रिवीजन करो, एक दिन में एक ही विषय का करो। सारे विषयों को टच करने की जो एफर्ट है, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगती। आप समझ रहे हो? आप अपना रिवीजन स्केड्यूल ऐसा रखो कि जब आप पढ़ो तो आपकी प्रायोरिटी पे वो विषय ज्यादा रहे जो क्लास में अभी चल रहे हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ चीजों की डिमांड बनी रहती है, थोड़ा बहुत होमवर्क बना रहता है। और सबसे बढ़िया तरीका होता है रिवीजन का, आज के टाइम में साधन उपलब्ध हो गए, पहले नहीं होते थे। आप तो बस जितने PYQ है मार्केट से उठा के लाओ, और सबसे ज्यादा PYQ किताबों से करो। किसे करो? किताबों से। वैसे आपके जितने PYQ है उसको हम लोग अभी एक रिदम ले रहे हैं ऑनलाइन के फॉर्म में भी। अप्रोक्सीमेट रीट पटवार कॉन्सेप्ट जो है, दोनों को लेके हमने गंभीरता रखी है, और हम आने वाले पूरे 2-3 महीने तक, 4 महीने तक, जब तक आपकी परीक्षाएं संपन्न नहीं होती है, एक PYQ का पैटर्न हमारा लगातार ऑनलाइन चैनल पे भी चलता रहेगा, जो आपके एक्सरसाइज मोड में होगा। आप वहां से पढ़ना चाहो तो वहां पढ़ लो, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ लो। लेकिन ये बच्चा अच्छा नहीं है, जैसे आप सोच रहे हो कि मैं सभी विषय, देखो ICT अलग अप्रोच है, साइकोलॉजी अलग अप्रोच है। इधर विद्यालय विषय में भी, जैसे मान लो SST वाला है ना, तो उसके तो बेचारे के इतना सिलेबस भारी पड़ा है, साइंस और जो लेवल 2 वाला है, क्योंकि उसके सिलेबस, अच्छा लेवल 1 वाले को भी कम नहीं रखा, उसके तो 500 विषय डाल दिए। मतलब मेंस के सिलेबस को इन्होंने ऐसे समझाया कि जैसे ये टीचर नहीं बना रहे हैं, वैज्ञानिक बना रहे हैं जो आगे नासा में जाके रिसर्च करेगा। इतना सिलेबस डाला है, तो आप एक साथ नहीं पढ़ सकते। हाँ, देखो पहले तो मेरा ये है, मैं हमेशा ये कहूंगा, सबसे पहली चीज होती है कंटेंट तैयार कर लो। देखो होता क्या है, कंटेंट में हमेशा बच्चों क्या होता है, एक बार जब कंटेंट पढ़ते हैं, दूसरी बार उस कंटेंट को थोड़ा सरल करते हैं, तीसरी बार और सरल करते हैं। तो कहने का तर्क ये हुआ कि जैसे आपकी जो हायर प्रायोरिटी है, हमेशा हर एग्जाम की हायर प्रायोरिटी होती है, तो मैं ये कहूंगा, आपको लगता है कि कुछ विषयों पे, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं है, सबका अलग अलग दिमाग है। जैसे बच्चों को नॉलेज मिलता है 2 चीजों से, एक तो उनकी बुद्धि से और एक उनको
अनुभव से। तो आप क्लास में आ रहे हो, आपका क्या बढ़ रहा है? अनुभव। यानी अनुभव आपको सामग्री देता है, अनुभव आपको ज्ञान की सामग्री देता है। जैसे आज क्लास में आए, आपको थोड़ी पता, किसी को शायद नहीं पता हो कि रणनीति कैसे बनानी है, तो हो सकता है एक अनुभवी आदमी आपके सामने खड़ा हुआ और उसने आपको बता दिया। तो अनुभव आपको ज्ञान की सामग्री देगा। आज मैंने सामग्री सबको बराबर दी है। यदि ऑनलाइन में मान लो एक क्लास में डाल देता हूं तो उनको भी ये चीज पता चली, लेकिन ज्ञान को आकार देने का काम बुद्धि करती है। यानी जो मैंने दिया उसको किस रूप में किसने लिया, ये उसकी बुद्धि पर निर्भर है। कोई क्लास में मार साहब आए तो यार कहीं है, फालतू बात कर गयो। स्टूडेंट्स है, सारे एक जैसी प्रवृत्ति के नहीं है, सबका आईक्यू एक जैसा नहीं है। तो जो चीज जिसकी जहां फेवरेट है उसको सेकेंडरी रखे, और जो चीज जो सबसे ज्यादा कमजोर है उसको प्रायोरिटी पे रखे। अब जैसे आपको लगता है सर, उदाहरण के तौर पे कई बच्चों की राजस्थान जीके बहुत स्ट्रांग है, तो वो राजस्थान जीके को सेकेंडरी रख सकता है, बाकी चीजों को प्रायोरिटी पे रख सकता है। राजस्थान जीके बाद में पढ़ लूंगा, लगभग यदि आज भी राजस्थान जीके के 100 सवाल पूछे तो मेरे 80 सही हो सकते हैं। ऐसे कॉन्फिडेंस वाला बच्चा इसको सेकेंडरी रख के दूसरे पोर्शन को प्रायोरिटी पे रखे। रिवीजन हर बच्चे का एक जैसा नहीं होता, सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। अब जैसे मुझे नहीं पता आपका विषय कौन सा है, लेवल 1 है, हाँ तो लेवल 1। अब लेवल 2 वाला बच्चा, मुझे ये भी नहीं पता कि आप कितना अच्छा पढ़ते हैं सीखते हैं, मैं 2 मिनट में पता नहीं कर सकता। समझ गए? सबको, सबकी जो एक्वायर, ज्ञान को एक्वायर करने की, अर्जित करने की क्षमता जो होती है एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग एक चीज को एक बार पढ़ के याद कर लेते हैं, कुछ लोग 10 बार भी पढ़ के भूल जाते हैं। समझ गए? इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आपको रिवीजन में उन चीजों को शुरुआत लेवल पे प्रायोरिटी पे रखना है जो चीजें आपके लिए टफ है। क्योंकि होता क्या है, जो आसान चीज है ना उसको सब लोग बार बार पढ़ना पसंद करते हैं। अब जैसे किसी को मैथ्स पसंद है तो गणित बार बार उठा लेगा, लेकिन किसी को गणित बहुत कठोर लगती है तो गणित को इग्नोर करेगा, उससे भागने की कोशिश करेगा। तो शुरुआती लेवल में यदि आपको लगता है आपके सिलेबस में गणित है और वो आपके लिए टफ है, तो आपको रिवीजन किसका करना चाहिए? गणित का। समझ गए आप? तो रिवीजन देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंटेंट को रखो। अच्छा, होता ही है कि जैसे इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। यूपीएससी में मैं जब दिल्ली में परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो मेरे एक एग्जाम का सिलेबस का मतलब एक बड़ा सिलेबस था फिलोसॉफी। मुझे पढ़ना था दर्शन, दर्शन शास्त्र। कभी विषय का नाम सुना हो? ये विषय मेरा था यूपीएससी में, एक लोक प्रशासन, एक दर्शन शास्त्र। आरएस में भी यही विषय था। शुरू में मैं साइंस का स्टूडेंट था, फिर मैं एमबीए करके दिल्ली पहुंचा। एमबीए मतलब नौकरी कर रहा था। वहां से मेरा मन थोड़ा सा भंग हुआ कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं नौकरी छोड़ के इस प्रिपरेशन में गया। तो मैंने विषय लिया लोगों के कहने से, मेरा खुद का माइंडसेट नहीं था, क्योंकि मैं नया नया इस फील्ड में आया था। तो किसी ने कहा एक काम करो, आप दर्शन ले लो, छोटा विषय, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, आपका तैयार हो जाएगा। अब कहने से ले तो लिया, लेकिन मैंने भगवान की कभी ढंग से अगरबत्ती भी नहीं की थी। मेरा भगवान में जो, अध्यात्म में जो ध्यान था वो इतना मजबूत नहीं था। तो मैं जैसे ही एक, और इमेच्योर एज थी, इतनी मैच्योर एज नहीं थी कि जिसमें दर्शन शास्त्र को बहुत ढंग से इंसान समझ ले। महीना भर जब टीचर ने पढ़ाया वहां, तो मुझे ऐसा लगा मैंने लोगों के कहने से गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि वो बातें करने लग गए कांट की, बेंथम, मील, उपयोगितावादी, वेद, उपनिषद, भगवत गीता, शंकराचार्य, और ऐसी बातें मेरे लिए जीवन में पहली बार थी। क्योंकि मैंने साइंस बैकग्राउंड का विद्यार्थी, जिसको फिजिक्स पता है, केमिस्ट्री पता है, मेरा मैथ्स था, कंप्यूटर साइंस था, तो मुझे ये विषय ज़्यादा अच्छे लगते थे। मुझे लगा मैंने गलत विषय ऑप्ट कर लिया। तो जब मैंने बहुत गंभीरता देखी ना विषय की, तो मैंने क्या किया, इस विषय का सबसे पहले मुझे किसी ने समझा, एक काम करो, पहले अपना कंटेंट तैयार करो। मतलब पहले दिन आईएएस मत बनो। अब आपको क्या, जिस दिन तैयारी हो सोचो आज का आज मुझे मास्टर बनना, अभी टाइम है। पहले दिन आपको क्या करना है, एक लंबा टाइम लगेगा क्या तैयार करने में, कंटेंट। आपके पास आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। मैंने बहुत बड़ी बात कही है, यदि आप किसी दूसरे के नोट से और किताबों से पढ़ रहे हैं, आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 5% है, और अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ रहे हैं, आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 95% है। जैसे किसी ने कह दिया ना ये नोट से पढ़ ले, ये वो काम कर सकते हैं जिन बच्चों को भगवान ने अच्छा आईक्यू दिया है, तो एक बार में चीजें पढ़ते हैं याद हो जाता है। लेकिन अमूमन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं।
भूलना मनुष्य की फितरत है। आप कोई चीज पढ़ोगे तो भूलना आपकी फितरत है। कोई भी चीज अमूमन, जैसे मान लो मैं आपसे बात व्यवहार में बोलूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो फिलोसॉफी की एक ब्रांच के फॉर्म में डेवलप हुआ, यानी दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ। और इसलिए मनोविज्ञान का प्राचीन जनक यदि किसी को पूछा जाए तो अरस्तु को कहा जा सकता है। किसको कहा जा सकता है? अरस्तु। और कई समय तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, और यह तत्व मीमांसा से निकला हुआ विषय था। अब मैंने ये पहली बार बात रखी। अब मान लो मैं दोबारा आपसे कुछ चीज पूछूं, तो हो सकता है आप में से कई बच्चों ने इसको ढंग से सुना हो। तो मैं ये पूछूं, निम्न में से मनोविज्ञान को लेकर कौन सा कथन असत्य है? और मैं नीचे 4 ऑप्शन दे दूं। यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ। सही है, गलत है? इसका विकास सबसे पहले यूनानी दार्शनिकों ने किया। सही है, क्योंकि अरस्तु कहां का था? यूनान का। अब मैंने लिखा नहीं, बोला नहीं, लेकिन आपको अप्रोच करना है। इसका जनक अरस्तु को माना जा सकता है। लगभग 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में माना गया। गलत। किसके विज्ञान के रूप में? आत्मा। अब समझ रहे हो आप? क्योंकि आपने चीज सुनी और आपने उसको कौन से माइंड में लिया? कॉन्शियस माइंड में, जिसको हम बोलते हैं चेतन मन। जब तक चीजें अनकॉन्शियस में रहेगी आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। रिवीजन के लिए कॉन्शियसनेस जरूरी है, और कॉन्शियसनेस के लिए कंटेंट जरूरी है। तो जब आप कंटेंट को पढ़ोगे, पहली बार वो कंटेंट आपके लिए ब्रॉड होगा, बड़ा होगा। अब आप PYQ देख लो, क्लास नोट्स भी देख लो, कहीं आपका कोई और जानकार है उसके नोट्स भी देख लो, और सबको मिला के अपना एक जॉइंट कंटेंट बनाओ। उस जॉइंट कंटेंट को आप फाइनल रखो और बाद में उसका कंक्लूजन करो। जैसे मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं फिलोसॉफी शुरू में पढ़ रहा था तो मैं कंटेंट बनाया। आज मेरे पास फिलोसॉफी के सिर्फ 10 पेज के नोट्स है। कितने पेज के? और वो 10 पेज के नोट्स जैसे मैं आज पढ़ता हूं मुझे सिर्फ 1.5 घंटा लगता है। कितना घंटा? और जो चीज मैंने लगभग 10 महीने में तैयार की वो मैंने 10 पेज पे उतार दी। शुरुआत में नहीं उतरी, 3, 5, 7 बार रिवीजन करके। और जब वो फाइनली 10 पेज पे आ गई तो आज मैं ये कह दूं, बस वो 10 पेज मेरे सामने जब भी हो जाते हैं ना, मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होता है। मुझे सारी चीजें रिकॉल हो जाती है कि मैंने तब क्या क्या पढ़ा था। तो आप जब रिवीजन करो तो कोशिश करो कि एग्जाम से पहले आपका पूरा कंटेंट कम पेज पे आ जाए, और उसके लिए आपको बार बार क्या करना होगा? रिवीजन। रिवीजन तो एक्चुअल ताकत तो रिवीजन ही है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन के बिना संभव है ही नहीं। कोचिंग वाले सिर्फ आपको एक बार सिलेबस करवाते हैं, और कोई भी कोचिंग वाला 100% सिलेबस पूरा नहीं करवाता। मैं कोचिंग का मालिक हूं, मैं आपको ये बात कह रहा हूं, 100% सिलेबस पूरा नहीं करवाता। टीचर भी आपको वही करवाता है जिसमें वो बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करता है। कई ऐसे टॉपिक होते हैं जहां टीचर भी बचकर निकल जाता है। खेल असली तैयार करने का और चक्रव्यूह से निकलने का काम किसका है? विद्यार्थी का। आप अपनी स्थिति मजबूत रखो। PYQ आपके सामने होने चाहिए। अब जैसे मैं मनोविज्ञान पढ़ा रहा था बच्चों को बीच में, तो मेरी सोच ये थी कि PYQ का एक भी क्वेश्चन दायरे से बाहर ना हो। मतलब कोई भी टॉपिक आप पढ़ाते हो, क्योंकि मेरे को दर्शन शास्त्र पढ़ा हुआ है तो मनोविज्ञान उसका बच्चा है, और उसके पापा का नाम दर्शन शास्त्र है। भाई मनोविज्ञान के पापा कौन है? दर्शन शास्त्र। मैं उसका विद्यार्थी रहा हूं। तो जब बाप पता है तो बेटा तो बहुत सरल है। तो तर्क क्या बनता है? जब हम चीजों को ढंग से एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम का लेवल, प्रीलिम्स का लेवल हो सकता है कि बहुत एवरेज था, बच्चे पास ही होना चाह रहे थे, लेकिन मेंस वैसा नहीं है। ठीक है, तो आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। और भी आप कुछ पूछोगे, मेरे पास हजारों तरह की बातें हैं, क्योंकि मेरे पास लगभग 18 साल का एक पैकेज है जो यहां माइंड में है। तो उससे जो चीज निकलेगी ढंग की होगी। और कुछ पूछना चाह रहे हो? फिर अगले टीचर आए। लेवल 2 में इंग्लिश आपके पास दोनों विषय है, वो आपको अपने अंतरात्मा में झांको। देखो, यदि आपको लगता है इंग्लिश में आपके सामने MCQ होंगे, आपकी अप्रोच बहुत अच्छी होगी। इंग्लिश कंपैरेटिव छोटा विषय है और SST कंपैरेटिव बड़ा विषय है।
अब आपको लगता है कि एसएसटी में आपकी कमांड अच्छी है और इंग्लिश में बहुत सारी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका फ्लुएंसी अच्छा है, आपका लैंग्वेज अच्छा है, लिटरेचर अच्छा है, तो आप इंग्लिश लो। लेकिन आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी है, आपने कई सालों से, मैं तो तुम्हें देख भी रहा हूं, कई सालों से तुम पढ़ भी रहे हो, 3-4 साल पुराने स्टूडेंट हो, तो यदि तुम्हें यह लगता है कि तुम उन जीके वाले कॉन्सेप्ट में ज्यादा मजबूत हो तो एसएसटी लो। एसएसटी तुम्हें इन सब चीजों में सपोर्ट करेगी। एसएसटी तो पढ़ना तो है ही है। अब कोई लेवल 1 का, लेवल 2 का, साइंस का कोई भी बच्चा कहे मुझे एसएसटी नहीं पढ़नी, जख मार के पढ़नी होगी, क्योंकि ये सब क्या है, एसएसटी है। एसएसटी तो पढ़नी होगी भाई, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, सारा है। तो ऐसा है कि पढ़ना ही है तो फिर एसएसटी लेके पढ़ लो, क्योंकि मेजोरिटी तो वाला पार्ट तो यही है ना। मोटे तौर पे कौन सा लेवल है, 2 है ना, तो लेवल 2 एसएसटी में ये सब सपोर्ट ही करेगा। अब फिर आप सीट्स भी देखो, अभी सीटें भी तो फाइनल होगी, आपकी वैकेंसी आएगी ना, तो 3rd ग्रेड की वैकेंसी में इंग्लिश की सीटें आएगी या नहीं आएगी? आपको लगता है इंग्लिश की सीटें ज्यादा है, ये सब आपको तय करना है। और एसएसटी की सीटें कम है, जैसे अभी 2nd ग्रेड की जॉब आई, हमारे यहां एसएसटी वाले बच्चों का मॉरल डाउन हो गया, 88 सीटें आई और मैथ्स की सीटें आई 700। अब अभी जिसका गणित विषय है और वो 2nd ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहा है तो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। इससे अच्छी वैकेंसी गणित में कभी आ ही नहीं सकती। आपकी वैकेंसी जब डेवलप होगी और आपको लगे इंग्लिश की सीटें ज्यादा आ रही है, तो आपको प्रायोरिटी पे क्या रखना है, इंग्लिश रखना है। ये आपको देखो, कुछ चीजें बच्चे के ऊपर होती है, टीचर आपको तरीका बता सकता है। एसएसटी की सीटें ज्यादा है तो एसएसटी लो, इंग्लिश की सीटें ज्यादा है तो इंग्लिश लो, दोनों में से किसी एक विषय का चयन करना आपको। लेकिन दोनों का चयन मत करना, क्योंकि 2 नाव में सवार आदमी डूबता है। कोई ये सोच ले मैं ये भी दे दूं और वो भी दे दूं, तो उसका तो फुटबॉल बन जाता है। और कोई बात समझ में आ रही बच्चों? स्ट्रेटेजी क्लियर है? आप देखो, घर पे 2-3 घंटे बैठ के पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे कंटेंट को जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है, अपने विषय को रखा है, अपने सामने रखो और 4 घंटे बैठ के अपने बारे में एक रणनीति बनाओ। ये करता नहीं है बच्चे, यदि कर लेना तो उसका सिलेक्शन कंफर्म है। सेल्फ फोकस करना परीक्षा की तैयारी का सबसे बड़ा तरीका है। हम लोग तो आपको गाइड कर रहे हैं, वो करेंगे हम तो। कल से आपकी मैराथन ही है, सुबह 7:30 से लेकर लगभग 1:30-2 बजे तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा तो काम हम कल से शुरू कर रहे हैं। लेकिन आप अपने स्तर पर यह सोचो, अब जैसे मैं आप लोगों के लिए धन्यवाद दूंगा कि दूसरे बैचों में जब तक बच्चे आएंगे, आपके बैच की रिदम काफी मजबूत हो जाएगी। और मजबूती का मतलब ये पार्ट ए पार्ट बी है, और मैं सीधा इसके बाद पार्ट ए शुरू कर लूंगा। समझ आ रही बात? मेथड्स पहले रखूंगा, सबसे अंत में आपके बैच में हम लोग करवाएंगे साइकोलॉजी। कौन सा पोर्शन? साइकोलॉजी, सबसे अंत में, क्योंकि अंत तक आते आते कई डेढ़ होशियार निकल भी जाते हैं। हमारा ये अनुभव है। आजकल जब से एक होता है ना ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कोर्स, इसने बच्चों की मतलब कहते हैं ना अकल पे पत्थर मार दिया है। ऑफलाइन की फीस देने के बाद भी सोच रहा है मैं ऑनलाइन पढ़ लूं। ऐसे बच्चे के बारे में क्या बोलूं मैं? और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ऐसे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते, क्योंकि वो अपने रियल सोर्स को, एक्चुअल साधनों को सेकेंडरी कर रहे हैं और सेकेंडरी साधनों को प्राइमरी में ला रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करो क्लास के कार्यक्रम को ज्यादा एंजॉय करो। ठीक है बच्चों? तो अभी आपके सामने किसकी क्लास है? पॉलिटी के सर आएंगे, वो आपको थोड़ा गाइड करेंगे पॉलिटी को लेके। पॉलिटी का वेटेज कम है, तो हो सकता है कि मैं अभी पॉलिटी का सेगमेंट कैसे रखूं इसके बारे में सोचूंगा। क्लियर है? जो सेगमेंट आपके लिए ज्यादा जरूरी है उन चीजों को हम प्रायोरिटी पे लाएंगे। जैसे पॉलिटी के सेगमेंट को हम साइड में रखते हुए आपका हिस्ट्री कल्चर पहले रखेंगे, लेकिन कुछ दिनों के अंदर। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लास में बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, मैं बस ये देख रहा था कि कौन बच्चा इसको उतार रहा है। ठीक है? कितने बच्चों ने इसको उतारा अभी? हाँ, फोटो लिया यूं? बहुत टाइम लगता आपको उतारने में। जिन्होंने नहीं उतारा ना, तो ये समझ लो कि उनकी मैच्योरिटी 90% लो है।
देखो, कड़वे वचन बुरे लगते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बच्चा किस फॉर्म में लेता है। जिसने इन चीजों को नहीं उतारा ना, पहली बात तो प्रक्रिया के प्रति गंभीर है ही नहीं। उसे यदि यह समझ में आए ना कि 8वां वेतन आयोग लागू होते उसे 1 लाख रुपए हर महीने तनख्वाह मिलेगी, यह उसके मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन वो मोटिवेट है ही नहीं, भाड़ में जाए 1 लाख मुझे नहीं चाहिए, मेरे स्वाभिमान से बड़ा 1 लाख है क्या, नहीं उतारूंगा या नहीं उतारूंगी, एक भी शब्द नहीं लिखूंगी। मैंने सोचा हुआ है, आप चाहे कितना भी समझा दो। क्लास में एक सिंगल स्टूडेंट ने नहीं लिखा, इसका मतलब आप समझ लो इस संभाग का रिजल्ट सबसे लो क्यों रहता है। मतलब पिछले 11 साल से हम यहां यह प्रयास कर रहे हैं कि रेस में जो कमजोर है उसको हम रेस में जीतना सिखाएं, लेकिन रेस की जो नीतियां हैं उसको एडॉप्ट नहीं करोगे तो कमजोरी तय है। ठीक है, मतलब ये मैंने आपको एक तरीका समझाया, आपके सामने क्या आएगा, भले ही आपको पता है ये, फिर भी आपको क्या करना चाहिए था, लिखना चाहिए था। क्योंकि एक समझदार एस्पिरेंट के हाथ में पेन और कॉपी एवरी टाइम रहती है। वो जब भी कुछ सोचता है, सुनता है, समझता है, पेन चलती रहती है, दिमाग भले ही ऊपर, चेहरा सामने है, लेकिन पेन उसका चलता रहेगा। जैसे अभी आपने पूछा रिवीजन कैसे, कितनी बातें बोली मैंने, लेकिन लिखा नहीं आपने, समझ गए। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले कई सालों से हम ऐसे लोगों को पढ़ा रहे हैं कि हम उनसे ज्यादा सक्षम है, वो हमसे ज्यादा कमजोर है। क्लियर है? तो थोड़ा सा प्लीज बच्चों ध्यान दो, जब टीचर कोई पढ़ाता हो तो उस चीज को कॉपी में लिखने की आदत रखो। और कल से कम क्लास में, अच्छा कई लोग तो ऐसे भी आ जाते हैं कोचिंग में, आज डेमो है, डेमो मतलब कोई मुफ्त में भोजन राखियोड़ो है कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, आज तो फ्री क्लास है, जाके देख तो ले मास्टर कैसा है। अब मास्टर 6.5 फीट की हाइट का था, डेंजरस, मास्टर जैसा तो लग ही नहीं रहा था। उनका दिमाग इनमें ज्यादा चल रहा है, ये नहीं सोच रहे वो मास्टर क्या समझा के जा रहा है। चलो एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है, उसके बाद सर आपके सामने। अभी शेड्यूल आपका पॉलिटी है, उसके बाद रियाज सर आपके सामने होंगे, उनकी क्लास को आप जरूर एंजॉय करो। क्योंकि आपके पोर्शन में यदि मैं ये कहूं कि साइकोलॉजी, मेथड्स और एजुकेशन तीनों को जोड़ दे तो ये पोर्शन लगभग 80-100 नंबर का है, समझ गए। तो इस रूप में उनकी क्लास बहुत जरूरी है। और उनकी क्लास लगभग आपके समझ लो तीनों पोर्शन को देखें तो जहां तक मैंने उनसे बात की है, मार्च, अप्रैल और आधे मई तक उनका पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। यानी 100 नंबर का, 80-100 नंबर का पार्ट उनके हाथ में, लगभग आपकी कमांड में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।